Hello students, how are you? Hope you are doing good. Fine. So, in the previous lecture, we had seen with quantitative measures, which was a part of instruments of monetary policy. तो अभी तक हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स सातों के सातों देख लिए थे, जिसमें क्या क्या हमने देख लिया था. लेट अस रिकैपिचुलेट दैट. बैंक रेट, open market operations, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, repo rate and reverse repo rate, stabilization under emergency situation, and sterilization of RBI accounts due to demand and supply shocks of foreign exchange. 7 पॉइंट हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स के देख लिए थे. अब बचा क्या? क्वालिटेटिव मेजर्स. This is also a part and parcel of instruments of monetary policy only. So monetary policy, उसके instruments were divided into two parts, quantitative and qualitative. Quantitative हमने पिछले लेक्चर तक खत्म कर दिया था. तो आज हम देखने जा रहे हैं qualitative measures, and after that we will learn the complete answer. Okay, so qualitative measures क्या होते हैं? Let us see that. Qualitative measures means they are specific measures. Quantitative कैसा था? जनरल मेजर्स थे, पूरी कंट्री पे हम एक बार में लागू कर सकते हैं. बट क्वालिटेटिव ऐसा नहीं है. दे आर वेरी सिलेक्टिव मेजर्स विच कैन बी अप्लाइड ओनली टू अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो जो भी पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे ना, इट विल नॉट बी लाइक एप्लीकेबल टू द होल नेशन in just one go. No, it will be applicable from person to person, situation to situation, bank to bank, organization to organization, area to area, city to city, state to state. Okay? तो उसमें सबसे पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट? सिक्योरिटी, अब ये वर्ड दिमाग में आते ही, सर सिक्योरिटी मीन्स वॉचमैन. हमारे घर के बाहर सॉलिड सिक्योरिटी है, जिसको हम हमारा अंग रक्षक बोलते हैं. और अंग रक्षक के अंग भी एकदम माचो होते हैं. सर वो सिक्योरिटी के बारे में तो हम जानते हैं. तो क्या यहाँ पर बैंक में उन्हीं सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं? नो, दैट सिक्योरिटी इज डिफरेंट. कि बैंक में भी वॉचमैन होता है, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस होते हैं और उसको भी तगड़ी सिक्योरिटी चाहिए. नहीं नहीं नहीं, ये वो सिक्योरिटी नहीं है. वहां बंदूक वाला बंदा रहता है. नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. सो यहां पर जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? अंडरस्टैंड. यू गो टू द बैंक एंड आस्क फॉर अ लोन. तो पहला क्वेश्चन, बैंक आपको लोन क्यों देगा? अब एक सवाल का ये जवाब हो सकता है कि सर बैंक वाले हमको जानते हैं. हाँ, तो जान पहचान है, बहुत अच्छी बात है. आप जैसे बड़े लोग हैं तो जान पहचान तो होगी ही. बट खाली जान पहचान से बात आगे नहीं बढ़ती है. तो क्या करना पड़ता है? यू हैव टू गिव अश्योरेंस टू द बैंक, नॉट वर्बल, फिजिकल अश्योरेंस, कि आप मेरे को 70 लाख रुपीस का लोन दो बैंक. उसके सामने आपका पैसा सेफ है 100%. इस बात की गारंटी मैं आपको वर्बली नहीं दे रहा हूं, लेकिन लिखित में दे रहा हूं. और कुछ सामने ऐसा असेट रख रहा हूं जिसको भविष्य में बेच के आप मेरा लोन का रीपेमेंट यूं वसूल सकते हैं. समझे? मतलब हमें कोई असेट को गिरवी रखना पड़ेगा विद द बैंक. That what you are mortgaging with the bank is a security given by you to the bank for repayment of loan. कि आप 100% लोन रीपे कर देंगे. और अगर नहीं कर पाए तो बैंक के पास ये पावर होगा कि वो आपके असेट को बेचकर अपना पूरा पैसा रिकवर कर लेंगे. तो बैंक में इन शॉर्ट क्या नहीं होना चाहिए? बैड डेट्स नहीं होने चाहिए. बैंक के बैड डेट्स को हम क्या बोलते हैं?
NPA, that is non performing assets. Okay, चलिए, on your screen, when commercial banks give loan, they have to ensure that there are no bad debts. For this, they have to take mortgage from the borrower, like what? कार, हाउस, कोई भी असेट हो जिसकी एक वैल्यू है, उसको हम गिरवी रखेंगे. ये गिरवी रखना क्यों हुआ? बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव बैंक द सिक्योरिटी. व्हाट सिक्योरिटी? ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन, कि हम कहीं आपके पैसे लेके भाग नहीं जाएंगे, और भाग भी गए तो हमारे असेट छोड़ के जाएंगे, जिससे आराम से आपका पैसा वसूला जाएगा. अब ये कौन सा पैसा है? मान लो कि आज तुमने 70 लाख रुपीस का लोन लिया, उस पे 10% इंटरेस्ट है, 7 लाख रुपीस. तो एक साल का ये लोन है सपोज, तो एक साल के बाद आप कितना पे करेंगे? 77 लाख. तो बैंक के पास आप जो असेट रखेंगे वो 77 लाख से कहीं ज्यादा होगा, जिससे बैंक आराम से अपना पैसा रिकवर कर लेगा, जिसको डिटेल में हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे. ओके फाइन. अब क्वेश्चन ये आएगा, किससे कितनी सिक्योरिटी लेंगे? तो आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही गरीब लड़की दिख रही है, जिसके पास बहुत ही लिमिटेड असेट्स हैं. तो बैंक को क्या करना चाहिए आइडियली, कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास असेट्स बहुत ही कम हैं, उनसे सिक्योरिटी भी क्या लेनी चाहिए? कम लेनी चाहिए. क्योंकि हम क्या चाहते हैं, अब ये जो ऑफिशियली असल में होता है वो अलग है, और बैंक के जो पॉलिसीज हैं वो अलग है. हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? पॉलिसी. ओके, रियलिटी पे भी हम आएंगे. तो पॉलिसी में क्या बोला है बैंक ने आइडियली, कि गरीब लोग हैं जिनके पास असेट्स गिरवी रखने के लिए कम है, उनसे हम कम सिक्योरिटी लेंगे, उनको हम लोन अच्छे से देंगे, ताकि गरीबों का क्या हो? अपलिफ्टमेंट हो. ठीक है, सब बोलने की बातें हैं. तो गरीब लोग जिनके पास असेट्स कम है, उनसे सिक्योरिटीज भी हम कम लेंगे, तो डेफिनेटली उनका अपलिफ्टमेंट होगा, खुशखुशाली होगी. देख सकते हैं आप, वो 3 गरीब लोग हैं, हेरा फेरी के कैरेक्टर्स हैं, जिनके पास पैसा नहीं था. अब उनको बोला कि आपको बैंक पैसा देगा, वो भी कम सिक्योरिटी पे, तो वो कितना खुश लग रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड, एक तरफ अगर गरीब लोग हैं, तो दूसरी तरफ आप जैसे अमीर लोग भी तो हैं. क्या दिख रहा है यहां पर? जो बीच में एक जुजू खड़ा है, वो कौन है? बैंक है. और अमीरों के पास बड़े बड़े बंगले होते हैं, तो वो बंगला गिरवी रख लेगा और अमीरों को लोन देगा. मीन्स रिच द पर्सन, रिचर द पर्सन, मोर विल बी द सिक्योरिटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. और इसीलिए अमीरों को गुस्सा आना बहुत जायज है, कि हम तो अमीर लोग हैं, हमारे पास रीपेमेंट कैपेसिटी है, तो फिर हमसे ज्यादा सिक्योरिटी क्यों मांग रहे हो? पर ये असल में होता नहीं है. पहले जो पॉलिसी है उसको देख लेते हैं ऑन योर स्क्रीन. इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट लोन इज अवेलेबल टू वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, लेस सिक्योरिटी इज टेकन फ्रॉम पुअर एंड मोर सिक्योरिटी इज टेकन फ्रॉम द रिच. अब ये एक पॉलिसी है. ये पॉलिसी जैसे ही हमने पढ़ी, तुरंत आपके दिमाग, स्मार्ट लोग हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ ही गया होगा, सर अगर इतना ही सिक्योरिटी का ज्ञान बैंक झाड़ रहा है, तो विजय माल्या क्यों भागा, नीरव मोदी क्यों भागा? हाँ, क्योंकि असल में बैंक्स ये पॉलिसी अपनाते नहीं है. अब असल में क्या होता है, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास पीपल हैं, when they go to borrow a loan, they will ask for loan of few thousands, few lakhs. उसके सामने सिक्योरिटी भी वो लोग n नंबर ऑफ थिंग्स की मांगेंगे. अब जो सिक्योरिटी दे पाया उसको लोन मिलेगा. लेकिन अगर आप बैंक के पास जाओ ना और एक ही स्टेटमेंट बोलो, आई वॉन्ट लोन ऑफ 5,000 crores, बैंक के मुंह में पानी आ जाएगा. बोले इतना जबरदस्त इंसान 5,000 करोड़ का लोन ले रहा है, तो इसके दिमाग में ऐसे बहुत सारे आइडियाज भी होंगे जहां पे ये 5,000 करोड़ को इन्वेस्ट करेगा, वहां से पैसा जनरेट करेगा. तो उससे पूछपरछ असल में कम होती है.
और उनके भी असेट्स तो गिरवी रखे ही जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको वो लोन विदाउट सिक्योरिटी हम दे देते हैं, बट उनसे ज्यादा पूछपरछ नहीं होती है। असल में बैंक्स वैसे करते हैं और इसीलिए आप देखते हैं कि बैंक्स के बहुत ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ जाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक के तो एग्जांपल्स हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, सो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट कि ये एक पॉलिसी है कि हमें जब भी लोन दें उसके सामने कोई ना कोई असेट गिरवी रखवाना पड़ेगा। आइडियली क्या होना चाहिए, गरीब लोगों से कम सिक्योरिटी, अमीर लोगों से ज्यादा सिक्योरिटी, लेकिन असल में होता क्या है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। सर मार्जिन मतलब, हाँ, हमारा फुलस्केप का पेज होता है ना, उसमें लेफ्ट साइड की मार्जिन, फिर कई शाणे लोग होते हैं राइट साइड की भी मार्जिन बनाते हैं और फिर बीच में आंसर लिखते हैं। इससे दो चीजें अचीव होती हैं। पहला, आंसर एकदम नीट एंड क्लीन अपीयर होता है, और दूसरा, आंसर की लेंथ अपने आप बढ़ जाती है क्योंकि उतनी मार्जिन आपने छोड़ दी है। तो उससे मार्क्स भी आपके बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस आपको होती है। सर ये वो मार्जिन है, गलत। वो मार्जिन का इस मार्जिन से कोई संबंध नहीं है। तो ये मार्जिन क्या है, अंडरस्टैंड। मैंने कहा था पिछले पॉइंट में डिस्कस करते हुए, आज के लेक्चर में ही कहा था कि नेक्स्ट पॉइंट में हम ये चीज डिस्कस करेंगे अमाउंट के बारे में। ठीक है, सो ऑन योर स्क्रीन एन इंडिविजुअल is given only a certain percentage as a loan of the total value of assets given as a security। मतलब आप असेट गिरवी करेंगे 1 करोड़ का, तो उसके सामने आपको लोन 1 करोड़ पूरे अमाउंट का कभी नहीं मिलेगा। सर लेकिन ऐसा क्यों, तो आप समझो, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना खाली। ठीक है, 1 करोड़ का असेट गिरवी रख रहा है कोई आपके पास, आप बैंक है, आपको बैंक की तरह सोचना है। मैं कस्टमर हूं, मैं आपके पास 1 करोड़ का असेट गिरवी रखता हूं और आप मुझे 1 करोड़ का आज ही लोन दे देते हैं। मैं कल सुबह उठ के आपको बोल दूंगा कि मुझे अब ये लोन को रीपे नहीं करना है, जो होता है कर लो। तो अब आप क्या करेंगे, यस आपके पास पावर है टू सेल माई असेट्स। ये असेट मेरा फ्लैट हो सकता है, मेरा बंगलो हो सकता है, इमेजिन करो। ठीक है, तो जो बंगलो या जो फ्लैट है जिसको आप बेचने जाओगे, क्या मार्केट में उसकी वैल्यू 1 करोड़ है? हाँ है, आप ही ने वैल्यूएशन किया था, लेकिन वैल्यूएशन अलग होगा और उसका आज के आज मुझे सेल करना है और पैसा रिकवर करना है, तब लोग 1 करोड़ ऑन द स्पॉट नहीं देंगे, because it's a house property. Come on, it's immovable. It cannot be easily converted into cash. And as a result of that, आप मार्केट में जब इस फ्लैट को बेचने जाओगे ना, तो आपको 1 करोड़ आज के आज कोई नहीं देगा। You will have to wait for certain number of days, certain number of months, or maybe certain number of years. अब जो लोन लेके बैठा हुआ है वो तो 1 करोड़ लेके चला गया, बैंक का पैसा कहाँ फंसा, प्रॉपर्टी में। उसको भी फास्ट रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो उसको अगर कैश में कन्वर्ट करना है तो आपको कम दाम में इसको बेचना पड़ेगा। कम दाम में बेचा तो लॉस होगा, और ये लॉस बैंक पहले से भाप चुकी है। दिस लॉस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन एडवांस बाय द बैंक, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव दिस पॉइंट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। बैंक्स are directed to select different margins for different purposes. Let us understand this with the help of an example. टेबल आपके सामने है। Purpose of loan is the extreme left column. Second column is security, जिसके तौर पे हमने क्या रखा है, हाउस, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 करोड़ रुपया हमने हर जगह कांस्टेंट मानी है। Then comes margin requirement in percentage.
तो जैसा पर्पस ऑफ लोन होगा वैसा उसका परसेंटेज भी हम डिसाइड कर लेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट इन रुपीज, अब वो कैसे मिलेगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, और जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट रुपीज में आया वो हम ओरिजिनल सिक्योरिटी में से माइनस कर लेंगे। तो वो क्या आएगा, लोन गिवन दैट इज ए माइनस सी दैट इज इक्वल टू डी। ओके, नाउ फर्स्ट लेट अस सी, you want a business loan, on your screen red arrow, business loan, security of the house value is how much, 1 crore, what is the margin requirement, 25%। इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट मान लो हमने कम रखा है, क्यों कम रखा, क्योंकि पर्पस कौन सा है, बिजनेस, एंड बिजनेस इज अ प्रोडक्टिव पर्पस, क्योंकि पैसा लगा के आप कमाने वाले हो तो बैंक को भी अश्योरेंस है कि ये बंदा पैसा उस जगह पे लगा रहा है जहां से वो खुद कमाने वाला है। तो 1 करोड़ का 25% लिया, 25 लाख आ गया। 1 करोड़ का घर, 25 लाख रुपए की सिक्योरिटी, दोनों का डिफरेंस दैट इज हाउ मच, 75 लाख रुपीस का आपको लोन मिलेगा। नाउ इमेजिन द सेम सिचुएशन, घर 1 करोड़ का, कल के कल तुम बोल दो कि मुझे ये घर नहीं चाहिए वापस, मैं आपको लोन रीपे नहीं करूंगा, तो आप क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट उस घर को बेच देंगे, कम वैल्यू में भी बेचना पड़े, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख कम आए तब भी आपको कितना मिलेगा, 80 लाख रुपया। एंड डोंट इमेजिन कि एज अ बैंक 80 लाख रुपीज उसको मिल गए और 75 लाख रुपीज का ही लोन था तो 5 लाख रुपया बैंक का प्रॉफिट हुआ, नो, एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी आता है वो उस ओनर को ही वापस देना पड़ेगा, बट एटलीस्ट बैंक का पैसा तो सेफ हो गया ना, बैंक के पास जो भी असेट आया उससे उसने उतना पैसा वसूल लिया जिससे बैंक को बैड डेट्स ना हो, बैंक का नॉन परफॉर्मिंग असेट कम हो या बिल्कुल ही ना हो। और वो अश्योरेंस के लिए हम हमेशा क्या रखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द असेट एंड द अमाउंट ऑफ लोन गिवन, द परसेंटेज ऑफ डिफरेंस is known as the margin, and margins will vary from purpose to purpose, bank to bank, person to person। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एजुकेशनल लोन है, उसमें वापस 1 करोड़ का घर गिरवी रखा, 35% मार्जिन रिक्वायरमेंट आएगा, क्यों, क्योंकि एजुकेशनल लोन है, मतलब फायदा है तो सही लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इसीलिए बैंक थोड़ा ज्यादा मार्जिन रखेगा अपनी एडिशनल सेफ्टी के लिए। तो 35 लाख का सेफ्टी रख दिया तो लोन कितने का देगा, खाली वो 65 लाख का। देन कम्स मैरिज लोन, शादी करने के लिए लोन, नॉन प्रोडक्टिव पर्पज है ना। अब आप सोचेंगे नहीं सर प्रोडक्टिव होता है ना, बच्चे पैदा होते हैं ना, अबे रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रोडक्टिव मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो उसमें शादी इज अ सोशल ऑब्लिगेशन which does not result into direct income, it leads to direct expenses in fact। आने वाले समय में देखेंगे, चलो वो भी। फिलहाल सिक्योरिटी 1 करोड़, मैरिज का पर्पस था तो मार्जिन ज्यादा 40%, मार्जिन रिक्वायरमेंट 40 लाख, 1 करोड़ माइनस 40 लाख कितने का लोन मिलेगा, खाली 60 लाख रुपीस का लोन मिलेगा। देन कम्स फॉरेन टूर लोन, शादी के बाद तुरंत फॉरेन टूर पे जाना पड़ेगा, हाँ जानता था मैं, हनीमून बोलोगे आप, ठीक है, हाँ उसी के लिए, तो उसके लिए लोन चाहिए, ओहो, और अनप्रोडक्टिव पर्पस है, खर्चा करके ही वापस आओगे, कुछ बदले में फाइनेंशियल टर्म्स में मिलने वाला नहीं है, सो दैट इज 50%। सो 1 करोड़ का 50%, 50 लाख रुपीज इज द मार्जिन, तो आपको लोन भी कितने का मिलेगा, 50 लाख का ही मिलेगा, ठीक है। अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, फाइन, वी प्रोसीड अहेड। सीलिंग ऑन क्रेडिट, ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट डू यू मीन बाय सीलिंग, सीलिंग जो अपने सिर पे होती है वो सीलिंग, सीलिंग मीन्स इसके ऊपर आप देख नहीं पाओगे, सीलिंग मीन्स मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम लिमिट ऑन व्हाट, क्रेडिट। तो वो क्या है, कैसे है, लेट अस सी। इट मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रेडिट to be given by RBI to commercial banks based on their performance।
तो आरबीआई यहाँ पे नक्की करेगा कि उसे क्रेडिट किसको, कौन सी बैंक को कितनी क्रेडिट देनी है। क्या डिसाइड कर लेंगे हम? क्रेडिट लिमिट। इसके ऊपर हम किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन्स एंड एडवांसेस नहीं देंगे। मैक्सिमम लिमिट। अब वो मैक्सिमम लिमिट कैसे डिसाइड होगी? तो बेटा आपके परफॉर्मेंस पर डिसाइड होगी। ऐसा कौन बोलेगा? आरबीआई बोलेगा। किसको बोलेगा? कमर्शियल बैंक्स को बोलेगा। That commercial bank which is earning more and more profits, that commercial bank which is making money and it knows how to earn more and more, उसकी क्रेडिट भी more and more, उसकी लिमिट ज्यादा होगी। और जो बैंक पैसा कमाना नहीं जानता, जिसके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बहुत ज्यादा है, बैड डेट ज्यादा है, लॉसेस ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, उसको हम क्रेडिट कम देंगे। ऐसा आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को बोला। अब देखो एक चेन है, आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स टू द पब्लिक। तो आगे कमर्शियल बैंक्स भी वही करेंगे। इन टर्न कमर्शियल बैंक्स विल आल्सो लिमिट इट्स लोन्स एंड एडवांसेस टू जनरल पब्लिक बेस्ड ऑन क्रेडिट स्कोर ऑफ ईच बोरोवर। मतलब आपके जो बोरोवर्स हैं, पब्लिक जो पैसा बोरो करने आ रही है, उसका आप क्या देखेंगे? क्रेडिट स्कोर। 5 स्टार कस्टमर है तो उसको हम फुल लोन देंगे। 4 स्टार कस्टमर है तो उसको हम थोड़ा कम अमाउंट ऑफ लोन देंगे। लुकिंग एट द क्रेडिट स्कोर ऑफ द पर्सन, कमर्शियल बैंक्स विल आल्सो डिसाइड कि उसे किस व्यक्ति को कितना लोन देना चाहिए। ओके, अब एक क्वेश्चन आएगा, हाउ डू वी डिसाइड द क्रेडिट ऑफ द पर्सन? तो उसके लिए सिबिल स्कोर कैलकुलेट हो सकता है। सिबिल, व्हाट डू यू मीन बाय सिबिल? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, इसका एक स्कोर आता है। ओके, एंड ये बैंकिंग एक्टिविटीज में मैक्सिमम यूज होता है। सो बैंक्स बेसिकली गो फॉर अ सिबिल स्कोर ऑफ अ कस्टमर जिसकी एक फेयर वैल्यू है। आप वो स्पीडोमीटर मालूम है ना, वैसे ही यहाँ पे क्रेडिट मीटर है जिसमें साफ साफ लिखा है अगर ये स्कोर आपका 300 to 619 के बीच में आया तो इट इज वेरी पुअर। 620 से 659 के बीच में आया, फेयर इनफ। अगर 660 से लेकर 719 आया, इट इज गुड। अगर 720 से 749 आया, इट इज ग्रेट। और 750 से लेकर 850 के बीच में आया तो इट इज एक्सेलेंट। तो जब भी कोई लोन लेने जाओगे, कहीं ना कहीं कोई आपसे पूछेगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, और सिबिल स्कोर के बेसिस पे ही आपको लोन दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा, सर पिछले कुछ लेक्चर से आप बोल रहे हैं कि आपका भी जो घर है वो आपने लोन से लिया है, तो आप भी जब लोन मांगने गए होंगे तब आपका भी सिबिल स्कोर निकला होगा। हाँ निकला है ना, और सिबिल स्कोर जानने की आपकी बड़ी इच्छा होगी। तो बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं कि मेरा सिबिल स्कोर 767 था, विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेलेंट। देखो ये नहीं बताता कि ये बहुत अमीर है, नहीं, अमीर ये गरीबी का इसके साथ कोई नाता नहीं है। इसका कनेक्शन किसके साथ है कि आपने जो भी लोन लिया उस लोन को आप टाइम टू टाइम रीपे कर रहे हैं, कोई चेक आपके बाउंस नहीं हो रहे हैं, मतलब आप ईमानदार हैं, कोई छल कपट आप में नहीं है, कभी किसी का कुछ कौभांड नहीं किया है, तो आपका स्कोर एक्सेलेंट की तरफ जाएगा। ठीक है, समझे? तो ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट है बेसिकली। और ये देखने के बाद कमर्शियल बैंक्स तय करेंगे कि हमें इस व्यक्ति को लोन देना या नहीं देना। ओके, सो सिबिल स्कोर जिनका अच्छा आता है वो ईमानदार होते हैं, और आप तो जानते हैं कि मैं भगवान का आदमी हूं, कभी कोई गलत काम करने का नहीं। चलिए, सो we proceed ahead with the next topic, and that is
discriminatory interest rates. What do you mean by discrimination? Sir, based on caste, creed, religion, gender, we see lot of discrimination, है ना? ये वो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही नहीं है। यहां पर डिस्क्रिमिनेशन मीनिंग सेम है कि हम डिफरेंसेस लेके आएंगे बिटवीन टू थिंग्स, और यहां पर डिस्क्रिमिनेटरी क्या है? इंटरेस्ट रेट है। मतलब जैसा पर्पस होगा वैसा उसका इंटरेस्ट रेट होगा। जैसा पर्पस होगा, किसका पर्पस होगा? लोन लेने का पर्पस होगा, वैसा ही उसका इंटरेस्ट रेट भी होगा। ठीक है, लेट अस सी। डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स आर चार्ज्ड फॉर लोन बोरोड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। वेरी गुड। सच डिफरेंशिएशन कैन बी डन एज फॉलोज। मतलब एक टेबल आएगा अभी, जस्ट अ कंपैरिजन चार्ट। पर्पस ऑफ लोन, कार लोन, कौन सा लोन? कार लोन। तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? यह हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है। यहां पे लिए गए सारे एग्जांपल्स काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या मृत इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो कार लोन, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है, हमने अज्यूम किया है। तो कार खरीदना क्या ये प्रोडक्टिव पर्पस है? यू आर बाइंग एन अप्रिशिएबल असेट और अ डेप्रिशिएबल असेट। इट्स अ डेप्रिशिएबल असेट, बैंक भी जानता है। तो इस पर्पस के लिए वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है। ये सुन के कोई दुखी हो गया, कार लोन 10%। क्योंकि बेटा पर्पस क्या था? अनप्रोडक्टिव ना, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब होम लोन, अगेन प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव? अनप्रोडक्टिव। डोमेस्टिकली आप उसमें रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, और ये कोई बिजनेस पर्पस के लिए यूज में आने वाला नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उस पर इंटरेस्ट ज्यादा होगा, बट कार से कम होगा, क्योंकि घर की कम से कम वैल्यू तो अप्रिशिएट होती है ना। इसीलिए कितना है उसमें? 9% हमने लिया, फिर भी इट इज ऑन द हायर साइड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द पर्सन इन द हाउस इज ऑल्सो वेरी सैड। ठीक है, नाउ एजुकेशनल लोन, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव? प्रोडक्टिव, रिटर्न्स आपको लॉन्ग रन में डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, एजुकेशन का अपना अपना फायदा होता ही है, तभी तो आप घर बैठ के भी अभी अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं। सो एजुकेशन लोन 7%, ओके, विच इज फार लेस एज कंपेयर टू कार लोन एंड होम लोन, क्योंकि एजुकेशन इज योर राइट, और इसका लॉन्ग टर्म में फायदा भी देखने को मिलता है। बैंक्स ये जानते हैं, और इसीलिए इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कम चार्ज किया है। देन कम्स एग्रीकल्चरल लोन विच इज 5%। तो ये देखकर फार्मर भी बड़ा खुश है। क्यों 5%? इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। पहले से ही हमको एग्रीकल्चरल सेक्टर से बहुत बेइंतहा मोहब्बत है ना। इसकी इनकम पे हम कोई टैक्स चार्ज करते हैं, और इनके जो भी कार्यकर्ता हैं, मतलब द पीपल हु आर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यू कैन कॉल देम एज फार्मर्स, इनको लोन बहुत सस्ते में मिलता है, क्योंकि प्रोडक्टिव पर्पस है, साथ साथ उनको जरूरत भी है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर पुअर, सुसाइड वगैरह भी कर रहे हैं आजकल। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस विल बी लेस। ओके, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। तो अब जरा सोचो, हमने चारों पॉइंट्स जो देखे, क्या वो जनरल पब्लिक के लिए लागू किए गए हैं? नहीं, दे हैव बीन अप्लाइड फ्रॉम वन पर्सन, इट मे बी डिफरेंट टू सम अदर पर्सन। मतलब आप ऑब्जर्व करेंगे, डेटा निकालेंगे, पर्पस पूछेंगे, लोन का अमाउंट कितना है वो जानेंगे, और उसके बाद तय करेंगे कि इसको हमें लोन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तो कितनी लोन देनी चाहिए, अगर लोन दी तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा,
ये किस पर्पज से वो लोन ले रहे हैं. लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स आर देयर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हियर देयर इज अ डिस्कशन ऑफ क्वालिटी. इसीलिए इन मेजर्स को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स बोलते हैं. स्पेसिफिक मेजर्स है ये. ठीक है, ओके. नाउ द आंसर इज ओवर. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज ओवर. तो हर एक आंसर के बाद क्या आता है अपना, यस, शॉर्टकट टू रिमेंबर दैट आंसर. सो शॉर्टकट आपके सामने है. बॉक्सर्स पहन के, सर ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं. बॉक्सर का स्पेलिंग तो BOXERS आता है, बॉक्सर्स. अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या हम एक स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते? क्या करना चाहिए? हाँ, चेंज करना चाहिए. बॉक्सर्स, उसका स्पेलिंग क्या है? BOCSSRS, बॉक्सर्स. बॉक्सर्स पहन के माइक्स पे अनाउंस करो. क्या अनाउंस कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे थे हम? मॉनेटरी पॉलिसी. उसी के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे ना. सो बॉक्सर्स पहन के माइक्स पे अनाउंस करो मॉनेटरी पॉलिसी. बॉक्सर का स्पेलिंग क्या? BOCSSRS. और माइक्स, तो माइक का स्पेलिंग तो एक ही है, MIC, और एक से ज्यादा है, मतलब माइक्स, MICS. ओके, फाइन. सो हाउ दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विथ अवर शॉर्टकट. तो आपको मालूम ही है, एक ट्रेंड है अपना, रेड कलर में जो भी है वो अपना शॉर्टकट है. सो पिक्चर सामने आया, बॉक्सर्स पहन के माइक्स पे अनाउंस करो मॉनेटरी पॉलिसी. तो ये दो लोग बॉक्सर पहन के क्या करने आए हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस करने आए हैं. किस पे? माइक्स पे. पिक्चर में गौर से देखो, उतना नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर. दो माइक्स हैं, दिख रहे हैं? ओके, फाइन. सो क्वांटिटेटिव मेजर्स. B, बैंक रेट. O, ओपन मार्केट ऑपरेशन. C, कैश रिजर्व रेशियो. S, स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन. अगेन S, स्टेरिलाइजेशन ऑफ RBI अकाउंट्स ड्यू टू डिमांड सप्लाई शॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. Then comes R, repo rate and reverse repo rate. And then comes again S, that is statutory liquidity ratio. हो गया. क्वांटिटेटिव मेजर्स हो गए, सातों के सातों गिन सकते हैं आप. BOCSSRS. ओके. देन कम्स क्वालिटेटिव मेजर्स. तो उसके लिए क्या है? MICS, माइक्स. सो M फॉर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, I for interest rate discrimination, C for ceiling on credit, and S for security requirement. हो गया? Fine. Let us revise it once again. What was the shortcut? Instruments of monetary policy. तो क्या पहनना है? बॉक्सर्स पहन के माइक्स पे अनाउंस करो क्या? मॉनेटरी पॉलिसी. B, बैंक रेट. O, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. C, कैश रिजर्व रेशियो. S, stabilization under emergency situation. Again S, sterilization of RBI accounts due to demand and supply shock of foreign exchange. Then R, that is repo rate and reverse repo rate. And S, statutory liquidity ratio. And then comes MICS, MICS, that is for qualitative measures. M for margin requirement, I for interest rate discrimination, C for ceiling on credit, and S for security requirement. इसमें ध्यान रहे, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई प्रोसेस नहीं है. सो यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ राइटिंग एज पर द शॉर्टकट. ठीक है, फाइन. तो खाली आज के लिए इतना नहीं, इस चैप्टर के लिए इतना ही. सो विद दिस today's session as well as this chapter is over from my side. तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.